ओके स्टूडेंट्स, अपने इस वीडियो शॉर्ट के बाद आज मैं स्टार्ट करता हूँ इम्पोर्टेंट वाइवा के क्वेश्चन जो मैंने डाले थे उनके आंसर्स। हाँ, सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट टिप देता हूँ यहाँ पर कि जब भी आप वाइवा के लिए जाएं तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो होता है रिलेटेड टू योर प्रोग्राम दैट इज गिवन टू यू टू एग्जीक्यूट। मतलब जो आप कॉपी में आप लिखने वाले हैं एग्जीक्यूट करके, वो प्रोग्राम सबसे इम्पोर्टेंट होता है। इवेलुएटर या वाइवा लेने वाला सबसे पहले आपसे पूछता है कि आपको क्या प्रोग्राम मिला है, तो आपको उस प्रोग्राम के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए कि वह प्रोग्राम का लॉजिक कैसे लिखा गया है, वो प्रोग्राम रन होगा तो एग्जीक्यूट होने पर क्या देगा, उसमें क्या एरर्स पॉसिबल हैं, क्योंकि वो ये जानना चाहता है कि आपने अंदर से कहीं से चीटिंग करके तो नहीं लिखा है या कहीं याद करके तो नहीं लिख लिया है और आपको लॉजिक ही ना पता हो। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसका होता है, या फर्स्ट क्वेश्चन जनरली स्टार्ट ही वहीं से होता है कि आपको प्रोग्राम कौन सा मिला है उसको एक्सप्लेन करिए। ठीक, उसके बाद जब आप वो आंसर दे देते हैं या उस प्रोग्राम से के अंदर ही ये सारे कॉन्सेप्ट भी कवर होते हैं। सो पहला क्वेश्चन है रिलेटेड टू हेडर फाइल। तो 4 तरह के क्वेश्चंस मैंने बताए हैं इसमें कि व्हाट को रिप्रेजेंट करने वाले, व्हाई को रिप्रेजेंट करने वाले, हाउ को रिप्रेजेंट करने वाले और डिफरेंसेस को रिप्रेजेंट करने वाले। इसमें व्हाट और व्हाई काफी मिलते जुलते भी रहेंगे। सो आप अगर व्हाट के आंसर में व्हाई का, व्हाट के क्वेश्चन में अगर व्हाई का आंसर भी दे देते हैं तो भी एकदम करेक्ट है, उसमें कोई गलती नहीं है। आंसर्स बहुत ही टू द पॉइंट होने चाहिए। हाँ, एक और टिप यहाँ पर इंपॉर्टेंट टिप कि वो 4 स्टूडेंट्स या 5 स्टूडेंट्स एक साथ सामने बैठा करके एक एक से क्वेश्चन पूछता है, तो आप हमेशा आई कांटेक्ट बनाए रखिए कि कब वो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। ठीक, हाँ, और ये भी याद रखिए कि आपके पड़ोसी ने अगर क्वेश्चन नहीं बता पाया है तो हो सकता है वो क्वेश्चन आपके पास आए। ठीक, तो आप उसका आंसर भी सोचते रहिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हेडर फाइल, और एक और चीज है, ट्राई टू एक्सप्लेन योर आंसर इन इंग्लिश इफ पॉसिबल। अगर नहीं आता है तो हिंदी में भी आप मिक्स कर सकते हैं इंग्लिश और हिंदी, लेकिन बिकॉज योर सब्जेक्ट इज इन इंग्लिश एंड ही इज आस्किंग अ क्वेश्चन इन इंग्लिश, सो यू शुड ट्राई टू से समथिंग इन इंग्लिश। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तभी करिए, ये नहीं कि इंग्लिश में गलत आंसर देने लगे, तब तो आप हिंदी में ही आ जाइए। राइट, सो यहाँ पर मैंने 1-2 लाइनें भी लिखी हुई हैं, उनको मैं पढ़ूंगा। सो हेडर फाइल, सबसे पहले हम प्रोग्राम के अंदर हेडर फाइल लगाते हैं। हेडर फाइल जैसे आपने देखा ना, हैश इंक्लूड stdio.h, वो हेडर फाइल किसके लिए थी? printf और scanf फंक्शन के लिए। तो हेडर फाइल जनरली क्या होती है? ये डिक्लेरेशन होता है फंक्शन का। फंक्शन के 2 ऑपरेशन होते हैं, डिक्लेरेशन और डेफिनेशन। उसमें से ये डिक्लेरेशन है। ठीक, और इसको कौन आइडेंटिफाई करता है? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, क्योंकि आपने लिखा है ना हैश इंक्लूड, ये जो हैश का सिंबल है ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के लिए है। ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। सो जो स्टैंडर्ड सी प्री प्रोसेसर है वो हैश इंक्लूड में हैश सिंबल देखते एग्जीक्यूट करता है। तो इसका रोल क्या हुआ हेडर फाइल का? इसके अंदर फंक्शन का डिक्लेरेशन है। ध्यान रखिए, डिक्लेरेशन है, डेफिनेशन नहीं है। डेफिनेशन कहीं और है, पर ये एक प्रॉमिस है, एक तरह का डिक्लेरेशन, एक प्रोटोटाइपिंग भी बोलते हैं इसको C++ के अंदर, कि इस तरह का फंक्शन जो कि आप अपने मेन के अंदर या कहीं और अपने प्रोग्राम में यूज करने वाले हैं, वो यहाँ पर डिफाइंड नहीं है, उसकी डेफिनेशन कहीं और है जो इसको मिल जाएगी और लिंकर उसको फिर लिंक कर लेगा। ठीक, सो ये हेडर फाइल का पर्पस है। जैसे math.h का एग्जांपल लिया मैंने, math.h हम हेडर फाइल कब लगाएंगे? अगर हमने अपने प्रोग्राम में पावर कैलकुलेट करने के लिए पाव फंक्शन लगा रखा है तो हम हेडर फाइल math.h लगाएंगे। इसी तरह से हम string.h लगाते हैं अगर स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस लगा रखे हैं। ठीक, फिर दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो होती है कि मेन क्या है। तो मेन हमारा किसी भी सी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को स्टार्ट करने का पॉइंट है। सो एवरी सी प्रोग्राम विल स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग फ्रॉम मेन ओनली। ये एक स्पेशल टाइप का फंक्शन है जो कि यूजर उसको डिफाइन करता है। उसकी बॉडी कौन देता है? यूजर, है ना। मेन के आगे जो पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस हैं उसके बीच में हम जो लिखते हैं वो कौन लिखता है? वो यूजर लिखता है। ठीक, तो अगर ये एब्सेंट होगा तो प्रोग्राम विल नॉट रन। इन सम कंपाइलर्स विन मेन करके एक एरर आती है, इन सम कंपाइलर्स एरर विल नॉट अपीयर, बट आउटपुट कुछ भी नहीं आएगा। ठीक, सो मेन क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम है, वहीं से प्रोग्राम रन होना शुरू करता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है एन्यूमरेशन। सो एन्यूमरेशन क्या है? हमारे पास कई सारे डेटा टाइप हैं। सो एन्यूमरेशन या एन्यूमरेटेड डेटा टाइप, ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है या प्रोग्रामर डिफाइंड डेटा टाइप है, जो कि इंटीजर का सब टाइप है और इसके अंदर कई सारे मेंबर वेरिएबल्स होंगे। मेंबर वेरिएबल्स हैव वैल्यूज इंटीजर्स, सो इंटीजर होंगी तो 0 उसमें पहला इंटीजर होगा और हर एक नेक्स्ट मेंबर वेरिएबल प्रीवियसली मेंबर वेरिएबल से एक ज्यादा वैल्यू लेगा। इस पर और डिटेल में मेरे शॉर्ट को देखिए, वीडियो शॉर्ट देखिए एन्यूमरेशन, ये शॉर्ट नोट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और वाइवा के लिए भी। Then what is macro? Macro is a symbolic constant. Now again,
Preprocessor has three tasks. First is file inclusion, second is macro expansion, third is conditional compilation. So ये macro उसी में से है. So preprocessor directive यहाँ पर भी होगा कोई, जैसे file inclusion के लिए देखा हमने हैश इंक्लूड था, यहाँ पर है हैश डिफाइन इज अ प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव. ये क्या पर्पस है इसका मैक्रो का, अगर ये पूछता है तो ये हमारे कोड के अंदर रीडेबिलिटी बढ़ाता है मैक्रो. ठीक, यानी पूरे प्रोग्राम में कहीं पर कोई एक वेरिएबल है जिसको मीनिंगलेस तरीके से अगर यूज किया गया है तो उसको मीनिंगफुल बनाने के लिए हम मैक्रो यूज करते हैं, जैसे पाई है ना. मैक्रो में और क्या कर सकते हैं हम, मैक्रो दो तरह के होते हैं, ऑब्जेक्ट लाइक मैक्रो, फंक्शन लाइक मैक्रो. मैक्रो के मेरा वीडियो शॉर्ट देखिए और बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा 1 मिनट के अंदर. Recursion, what is recursion? Recursion in this concept of function calls itself again and again within its body. हमेशा फंक्शन अपनी बॉडी में अपने आप को ही कॉल करता है. सो ये बोलना बहुत जरूरी है. तो ये रिकर्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले तो फंक्शन से रिलेट करता है. अगर आप फंक्शन वर्ड नहीं बोले, सिर्फ ये बोल रहे हैं कॉल्स इटसेल्फ अगेन एंड अगेन, इनकरेक्ट. When a function calls itself again and again, this is called recursion. तो रिकर्शन हैज टू केसेस, एक होता है बेस केस और दूसरा होता है रिकर्सिव केस. तो अगर बेस केस नहीं होगा तो फंक्शन या रिकर्शन इनफाइनाइट रिकर्शन बन जाएगा, या बेस केस मिसहैंडल्ड होगा तो इनफाइनाइट रिकर्शन बन जाएगा. इनफाइनाइट रिकर्शन में स्टैक ओवरफ्लो होता है. क्या होता है? स्टैक ओवरफ्लो. तो मतलब कि इनफाइनाइट रिकर्शन कभी ना कभी जरूर रुकेगा. ठीक, रिकर्सिव केस में तो कॉल हो ही रहा है. फैक्टोरियल का प्रोग्राम, फिबोनाची सीरीज का प्रोग्राम, ये रिकर्शन से आपको प्रिपेयर करना चाहिए. व्हाट इज सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर? अब स्ट्रक्चर हमारा एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है. ठीक, एंड व्हेन अ स्ट्रक्चर हैज अ मेंबर व्हिच इज पॉइंटर ऑब्जेक्ट ऑफ सेम स्ट्रक्चर, राइट, सेम स्ट्रक्चर. यहाँ पर भी स्ट्रक्चर वर्ड एक बार और आना चाहिए था. ठीक, लिख देते हैं विद ऑब्जेक्ट ऑफ सेम स्ट्रक्चर. सेम स्ट्रक्चर यानी देखिए एग्जांपल दिया है मैंने, स्ट्रक्ट ए नाम का एक स्ट्रक्चर बनाया. इसके अंदर एक मेंबर वेरिएबल है इंट z सेमीकोलन और दूसरा मेंबर वेरिएबल क्या है, स्ट्रक्ट ए पॉइंटर b. सो b क्या है, b इसी स्ट्रक्चर का नाम क्या है, डेटा टाइप क्या है, स्ट्रक्चर ए, इसी का एक पॉइंटर ऑब्जेक्ट है. तो अगर किसी स्ट्रक्चर के अंदर एक ऐसा मेंबर वेरिएबल हो जो उसी स्ट्रक्चर का पॉइंटर ऑब्जेक्ट हो तो ये सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर कहलाता है. यानी b के पास स्ट्रक्चर ए टाइप के किसी ऑब्जेक्ट का एड्रेस होगा. ठीक, देन नेक्स्ट पढ़ते हैं वॉइड पॉइंटर. वॉइड पॉइंटर या जिसको हम जेनेरिक पॉइंटर भी बोल रहे हैं. ठीक, जेनेरिक पॉइंटर है, इसका मतलब है कि ये किसी भी तरह के डेटा का एड्रेस होल्ड कर सकता है. ठीक, ये किसी भी तरह के डेटा का एड्रेस होल्ड कर सकता है. ये कहलाता है वॉइड पॉइंटर. अब वॉइड पॉइंटर हमने कहां पर यूज किया है जनरली? सो वॉइड पॉइंटर जनरली हमने यूज किया है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के अंदर, मैलॉक और कैलॉक के अंदर. यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल आ रहा है, उसको बता देने से हमारा आंसर बहुत अच्छा हो जाता है. डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन जिसमें दो फंक्शंस होते हैं ना, मैलॉक कैलॉक, और एक और होता है रीएलॉक. तो वॉइड पॉइंटर वहां पर यूज होता है. वॉइड पॉइंटर को हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, तो इसको यूज करने के लिए हमें टाइप कास्टिंग करना पड़ता है. ठीक, देन नेक्स्ट आते हैं हम डैंगलिंग पॉइंटर. और भी बहुत तरह के पॉइंटर्स होते हैं जैसे नल पॉइंटर, वाइल्ड पॉइंटर, उनको आप देखिए. तो डैंगलिंग पॉइंटर क्या है, एक ऐसा पॉइंटर दैट इज पॉइंटिंग टू ए नॉन एग्जिस्टिंग डेटा. यानी एक पॉइंटर बनाया हमने, ठीक बात है, और एक डेटा को उसको पॉइंट भी करा दिया, लेकिन ये डेटा अगर हमने यहाँ से हटा लिया लेकिन पॉइंटर अभी भी वहीं पॉइंट कर रहा है, तो नाउ p विल बिकम डैंगलिंग पॉइंटर. यानी वैल्यू पॉइंटेड बाय दिस इज डीएलोकेटेड. और इसको अवॉइड करने के लिए हम नल पॉइंटर या नल वैल्यू असाइन कर देते हैं p को. सो डैंगलिंग पॉइंटर इज अ नेगेटिव एस्पेक्ट और डिसएडवांटेज ऑफ पॉइंटर्स इन C. सो उसको हमें कंट्रोल करना पड़ेगा. ठीक, फाइल हैंडलिंग में देखें. फाइल हैंडलिंग, व्हाट इज फाइल हैंडलिंग? फाइल हैंडलिंग इज द ओनली वे टू एक्सेस डेटा स्टोर्ड ऑन हार्ड डिस्क. Before file handling, whatever we have done only within RAM, random access memory. If you are creating a factorial program, executing it on RAM only. But if suppose you have some data stored at hard disk, permanent storage पर है, कोई txt फाइल है या कोई इस तरह की फाइल है, तो उसको एक्सेस करने के लिए अगर हमें कोई प्रोग्राम बनाना है C में, तो वो हम सिर्फ और सिर्फ कैसे कर सकते हैं, फाइल हैंडलिंग के थ्रू. और इसमें हमारे पास एक इनबिल्ट फाइल पॉइंटर होता है जो हमारा पहले से एक है स्ट्रक्चर, और उसका ही ऑब्जेक्ट जनरेट किया जाता है.
ठीक, फाइल पॉइंटर यूज करते हैं, और कई सारे फंक्शंस हैं जैसे एफ ओपन फंक्शन होता है, इसमें फाइल का नेम लिखते हैं और यहाँ क्या लिखते हैं, मोड ऑफ ओपनिंग ए फाइल, जो कि हमारा रीड मोड में खोल रहे हैं कि राइट मोड में खोल रहे हैं, राइट। यहाँ पर नेम ऑफ फाइल होगा, इस तरह से एफ ओपन फंक्शन खुलेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स। Like every function we have main is also a function, so two parameters are passed to main function, so main को जो हम पैरामीटर पास करते हैं ना उनको बोलते हैं कमांड लाइन आर्गुमेंट। इसका मतलब है कि मेन के अंदर इस तरह से क्या लिखा जाएगा, यहाँ पर लिखा जाएगा int argc कॉमा कैरेक्टर पॉइंटर, राइट, argv array। तो अब यहाँ पर दो पैरामीटर हैं इसके, argc एंड argv। argv is integer that counts कि how many parameters are passed to the program, and argv is an array of string, it's exactly what are the parameters, ठीक, वो पैरामीटर हैं कौन से, ये उनको स्टोर करता है। देन नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्सिटी। सो अगर हम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, सो पैरामीटर टू कंपेयर वन एल्गोरिथम विद अनदर टू डू सेम टास्क। तो जैसे कि एक एल्गोरिथम है हमारी, सपोज सॉर्टिंग की, एक एल्गोरिथम हमारी सॉर्ट कर रही है, नंबर्स को सॉर्ट करे असेंडिंग ऑर्डर में रख रही है, और वो है सपोज बबल सॉर्ट। दूसरी है कोई हमारी लाइक इंसर्शन सॉर्ट। तो अब हम ये पता लगाते हैं कि विच वन इज मोर एफिशिएंट, विच वन विल टेक लेस टाइम। सो उसको कंपेयर करने के लिए हमारे पास एक पैरामीटर है जिसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी हमारी दो तरह की होती है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। जनरली हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात ज्यादा करते हैं। देन ऑपरेटर्स के अंदर अगर आए तो रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स और बिटवाइज ऑपरेटर्स, इनके बारे में लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू, ये रिलेशनल है। लॉजिकल ऑपरेटर कौन से हैं, लॉजिकल नॉट ऑपरेटर, लॉजिकल एंड ऑपरेटर और लॉजिकल और ऑपरेटर, तीन है। और बिटवाइज ऑपरेटर ये बिटवाइज नॉट ऑपरेटर है, बिटवाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर, बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, बिटवाइज एंड ऑपरेटर, बिटवाइज एक्सॉर ऑपरेटर, बिटवाइज और ऑपरेटर, ठीक। देन चलते हैं एरर्स के बारे में। लॉजिकल एरर कौन सी एरर है, देयर इज नो सिंटेक्स एरर इन दैट, बट द आउटपुट यू आर गेटिंग इज नॉट एज यू प्रिडिक्टेड। सो हम जो आउटपुट आ रहा है वो गलत आ रहा है, सो लॉजिकल एरर है, उसके अंदर कोई लॉजिक में गड़बड़ी है। सिमेंटिक एरर, कोई मीनिंग अनमीनिंगफुल या मीनिंगलेस सिंटेक्स लिख दिया, सपोज हमने लिख दिया a प्लस बी इक्वल टू सी और सेमीकोलन लगा दिया, तो अब ये गलत है। ये क्यों गलत है, क्योंकि हमने लेफ्ट साइड में एक्सप्रेशन लिख दी है, राइट, दिस इज इनकरेक्ट, सो वी हैव टू राइट c इक्वल टू a प्लस बी, सो इसीलिए गलत हो गया। ये मीनिंगलेस एरर, सिंटेक्स एरर है, इसको एल वैल्यू रिक्वायर्ड एरर भी कई बार बोलते हैं। देन नेक्स्ट है रन टाइम एरर का एग्जांपल क्या है, व्हाट इज डिवीजन बाय जीरो, दिस इज रन टाइम एरर, right, at the time of running when some error is there. So syntax is not an error, but somehow the denominator becomes zero while executing the program, so ये runtime error है। Then what is linked list? Linked list is a dynamic data structure. It demands need of memory dynamically, and example of self referential structure भी है। तो लिंक लिस्ट में यहाँ पर इस तरह से नोड बने होते हैं, नोड में एक तो कोई डेटा होगा जो इंटीजर, फ्लोट, डबल कुछ भी होगा, दूसरा एक एड्रेस होगा, राइट। दिस एड्रेस इज एक्चुअली एड्रेस ऑफ दिस नोड, इस नोड का एड्रेस इसके पास है, इस नोड का एड्रेस इसके पास होगा, इस तरह से एक ये लिंक्ड लिस्ट बनी हुई है, और लास्ट वाले नोड का एड्रेस क्या होगा, नल, ठीक। सो ये लिंक्ड लिस्ट है जो कि आपस में लिंक करते हुए चल रही है। डेटा टाइप्स इन सी में कौन कौन से डेटा टाइप, इसके क्लासिफिकेशन आपको याद होना चाहिए। डेटा टाइप का मेरे वीडियो शॉर्ट्स में देखिए। प्राइमरी डेटा टाइप कौन कौन से हैं, कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोट और डबल। डेराइव डेटा टाइप कौन कौन से हैं, फंक्शन, पॉइंटर और एरे। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स कौन से हैं, स्ट्रक्चर, यूनियन एंड एनुमरेशन, राइट। स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस, देयर आर जनरली मोर कॉमनली 4 और 5 फंक्शंस रिक्वायर्ड। सो strlen क्या करता है, strlen काउंट्स नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन अ स्ट्रिंग, राइट, ये काउंट करता है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने प्रेजेंट है स्ट्रिंग में। जैसे strlen के अंदर अगर डबल कोट्स में हेलो लिख दें, ठीक, हेलो लिख दें तो कितना देगा आउटपुट, 1 2 3 4 5, क्योंकि हेलो में 5 कैरेक्टर हैं। तो strcpy क्या करेगा, एक स्ट्रिंग को दूसरे में कॉपी करेगा। अगर यहाँ x, y है तो y की वैल्यू x में कॉपी होगी, ठीक, अलॉन्ग विथ /0। और strcat ये भी कॉपी करेगा, लेकिन दूसरी स्ट्रिंग में जिसमें कॉपी करेगा उसके एंड से कॉपी करना शुरू करेगा, यानी एक तरह से ये अपेंड काम कर रहा है, राइट। देन strcmp ये कंपेयर करेगा दो स्ट्रिंग्स को कि वो सेम है कि नहीं। मॉडुलर प्रोग्रामिंग में आए, सो व्हाट इज मॉडुलर प्रोग्रामिंग, ये मॉडुलर प्रोग्रामिंग एक अप्रोच है जो कि एक बड़े टास्क को स्मॉल टास्क में
डिस्ट्रीब्यूट करके फिर डेवलप करती है और फिर इंटीग्रेट करती है। प्रैक्टिकली फंक्शंस आर यूज्ड टू इम्प्लीमेंट इट, इसको टॉप डाउन अप्रोच भी बोलते हैं, राइट। रिस्ट्रिक्शन ऑफ ए मॉडुलस ऑपरेटर क्या है? मॉडुलस ऑपरेटर कैन नॉट बी अप्लाइड ऑन रियल वैल्यूज, फ्लोट एंड डबल, इस पे मॉडुलस ऑपरेटर अप्लाई नहीं किया जा सकता। अब सेम रिस्ट्रिक्शन इज फॉर बिटवाइज ऑपरेटर्स ऑल्सो, सेम रिस्ट्रिक्शन इज अप्लाइड फॉर बिटवाइज ऑपरेटर्स ऑल्सो। तो बिटवाइज ऑपरेटर्स भी फ्लोट और डबल पर अप्लाई नहीं हो सकते, राइट। तो नेक्स्ट देखें मेन वाई, ये वही डेफिनेशन ऊपर दे रखी है, टू स्टार्ट प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, इफ नॉट प्रेजेंट देन प्रोग्राम एग्जीक्यूशन विल नॉट स्टार्ट, सो वी विल नेवर गेट एनी आउटपुट। then what is need of switch case? To create a menu driven program we need switch case, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम, राइट। हमारे पास एक मेन्यू है, जैसे हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, हमारे पास एक मेन्यू होता है, उसमें से हम सेलेक्ट करते हैं हमें कौन सी डिश मंगानी है, राइट। फर्स्ट नंबर पे कुछ लिखा है, सेकंड पे कुछ लिखा है, इस हिसाब से। उसी तरह से स्विच केस हमको ऑप्शन देता है कि आप इनमें से कोई एक सिलेक्ट करिए। जैसे कि कैलकुलेटर का एक एग्जांपल है, कैलकुलेटर, बेसिक कैलकुलेटर, उसमें 4 केसेस हैं, 4 ऑपरेशन के लिए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। हम 4 केसेस बना सकते हैं और लास्ट में एक डिफॉल्ट बना देते हैं जब ऊपर के सारे गलत हो जाए, राइट। तो स्विच केस में कौन कौन से कीवर्ड लगते हैं? केस कीवर्ड लगता है, डिफॉल्ट कीवर्ड लगता है और ब्रेक कीवर्ड लगता है, ठीक। नेक्स्ट देखें लिंकर एंड लोडर। सो लिंकर लिंक्स सम डेफिनेशन ऑफ फंक्शंस और वेरिएबल्स फ्रॉम आउटसाइड, something that is not defined in the same program but existing outside somewhere in some library। जैसे कि आपने पाव फंक्शन यूज किया, उसकी डेफिनेशन कहीं बाहर डिफाइंड है कि पावर फंक्शन कैसे कैलकुलेट करता है, तो वो चीज लिंकर लिंक कर देता है, ठीक। प्री प्रोसेसर ने तो डिक्लेरेशन दिया जो math.h के अंदर था और लिंकर ने उसको लिंक कर दिया, ठीक। इसी तरह से लोडर लोड्स एग्जीक्यूटेबल फाइल और .exe फाइल फ्रॉम हार्ड डिस्क टू रैम फॉर एग्जीक्यूशन, ठीक। Then pointer, a variable that can hold address of another variable is a pointer। So ये हो गया pointer जो किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस होल्ड कर सकता हो। फॉर एग्जाम्पल इंटीजर एस्टेरिस्क j, तो ये कैसा पॉइंटर है? ये इंटीजर पॉइंटर है क्योंकि यहाँ पर j कैन होल्ड एड्रेस ऑफ एन इंटीजर। इसी तरह से अगर फ्लोट लिख देते तो फ्लोट का हो जाता, राइट। सो ये पॉइंटर हो गया। देन टर्नरी ऑपरेटर, टर्नरी इसका नाम है, इसको हम कंडीशनल ऑपरेटर भी बोलते हैं, कंडीशनल ऑपरेटर, ठीक। और इसका सिंबल क्या है? एक्सप्रेशन 1 क्वेश्चन मार्क, एक्सप्रेशन 2 एक्सप्रेशन 3, ठीक। और इसमें 3 ऑपरेंड्स यूज हो रहे हैं। सो एक्सप्रेशन 1 का एक रिजल्ट होगा, ये एक ऑपरेंड हो गया, एक्सप्रेशन 2 का एक रिजल्ट, दूसरा ऑपरेंड, एक्सप्रेशन 3 तीसरा ऑपरेंड। सो 3 है ये, 1 2 और 3, 3 ऑपरेंड्स हैं। अब एक्सप्रेशन 1 पहले इवेलुएट होगी और इसका रिजल्ट या तो नॉन जीरो आएगा या जीरो आएगा। अगर नॉन जीरो है इसका मतलब है ट्रू है, तो एक्सप्रेशन 2 इवेलुएट होगी, 3 नहीं होगी। और अगर एक्सप्रेशन 1 इवेलुएट हुई और इसका रिजल्ट जीरो आ गया यानी फॉल्स हो गया, तो एक्सप्रेशन 3 इवेलुएट होगा, एक्सप्रेशन 2 नहीं होगा, ठीक। कोई एक चलेगा इनमें से। तो ये इफ एल्स स्टेटमेंट का एक और लॉजिक है उसको रिप्रेजेंट करने का, ठीक। ऑपरेटर प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी में चलें। सो ऑपरेटर प्रेसिडेंस की जरूरत क्या है? जब एक ही विद इन वन एक्सप्रेशन वी हैव मोर देन वन ऑपरेटर्स ऑफ डिफरेंट प्रेसिडेंस, देन दे आर इवेलुएटेड अकॉर्डिंग टू देयर प्रायोरिटी, राइट। जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है उसको पहले इवेलुएट किया जाएगा। और एसोसिएटिविटी क्या है? अगर सेम प्रेसिडेंस के ऑपरेटर लगे हों, इवेलुएट हो रहे हो, देन वी विल अप्लाई डायरेक्शन ऑफ सॉल्विंग, कि हम उनको लेफ्ट टू राइट करेंगे या राइट टू लेफ्ट। जैसे a प्लस बी माइनस सी लिखा, प्लस और माइनस की सेम प्रेसिडेंस है तो हम लेफ्ट टू राइट इवेलुएट करेंगे, डायरेक्शन ऑफ सॉल्विंग है। वहीं अगर यहाँ पर अगर लिखा हुआ है कि a प्लस बी इंटू सी, तो अब इसमें तो प्रायोरिटी है तो सबसे पहले ये सॉल्व होगा, ठीक। ये हो गया प्रेसिडेंस है, ठीक। सो सी क्यों, व्हाई सी इज कॉल्ड एज ए मिडिल लेवल लैंग्वेज? There are 2 reasons. First is in C we can write assembly code also. असेंबली लैंग्वेज में कोडिंग भी हम सी में कर सकते हैं, यानी कि अगर हमको आता हो असेंबली कोड तो हम अगर प्रोग्राम लिखें और सी का कंपाइलर उसको इवेलुएट कर देगा, एग्जीक्यूट कर देगा। सेकेंड थिंग, इट कैन डायरेक्टली कंट्रोल हार्डवेयर डिवाइसेस, जो भी हमारे सी कंप्यूटर के साथ पेरिफेरल डिवाइसेस, माउस, कीबोर्ड, है ना, और भी बहुत सारी चीजें, स्पीकर्स वगैरह एडेड हैं, उन सब को हम सी के प्रोग्राम के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं, हार्डवेयर को डायरेक्ट कंट्रोल कर सकता है। इसलिए ये मिडिल लेवल लैंग्वेज भी है और इसको हम सिस्टम लैंग्वेज भी बोलते हैं कई जगह पर, ठीक। डेटा टाइप कन्वर्जन, व्हाई डेटा टाइप कन्वर्जन इज रिक्वायर्ड in an expression with 2 operands of different data types, then result will be single. So conversion will decide what will be the data type of the result.
ठीक। सो डेटा टाइप कन्वर्जन दो तरह का होता है, इम्प्लिसिट डेटा टाइप कन्वर्जन ऑटोमेटिकली डन बाय कंपाइलर, एक्सप्लिसिट डेटा टाइप कन्वर्जन डन बाय यूजर आल्सो कॉल्ड एज टाइप कास्टिंग। सो हियर वी हैव अ कास्ट ऑपरेटर। जैसे ए अगर फ्लोट है उसको इंट बदलना है तो यहाँ पर ऐसा लिख देंगे, इंट विद इन ब्रैकेट और ए। ठीक, नेक्स्ट आगे देखें, ये इंट लिखा है अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बिट वाइज ऑपरेटर कौन से हैं। बिट वाइज ऑपरेटर वैल्यूज को बाइनरी में इंप्लीमेंट करने के लिए, यानी बिट बाय बिट। तो इसके एप्लीकेशन क्या है, कहाँ यूज होगा बिट वाइज ऑपरेटर? डेटा कंप्रेशन में, एनक्रिप्शन में और सेट ऑपरेशन में। एनक्रिप्शन में हम छिपा सकते हैं, है ना, एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन। डेटा कंप्रेशन स्पेस को रिड्यूस करने के लिए बिट वाइज ऑपरेटर यूज होता है और स्पीड को फास्ट भी करता है। नाउ हम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पे आ गए हैं, डिफरेंसेस बताने वाले पर। ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है वाइवा में। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर? कंपाइलर एग्जीक्यूट्स कंप्लीट प्रोग्राम at once, right? And it needs memory to store various intermediate code. Interpreter executes statement by statement, line by line, and it needs less memory. Compiler will show all the errors at once, so debugging is difficult in compiler. Interpreter क्योंकि line by line चला रहा है, तो जिस line में error होगी वही उसी line को हम debug करना है, उसकी error हटानी है, so debugging आसान हो जाएगी interpreter में। Then next आए high level language और low level language. High level language is written in English, right? But machine understands 0-1, so compiler is required. Low level language is already in 0-1, मशीन लेवल पर काम हो रहा है, सो नो कंपाइलर इज रिक्वायर्ड। सो हाई लेवल लैंग्वेज को मेमोरी चाहिए, स्पीड स्लो हो जाएगी। लेवल लेवल लैंग्वेज को मेमोरी नहीं चाहिए, स्पीड फास्ट होगी। हाई लेवल लैंग्वेज मशीन डिपेंडेंट नहीं होगी, लो लेवल लैंग्वेज मशीन डिपेंडेंट होगी। ठीक, नेक्स्ट आ जाइए, एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट में डेफिनेशन ऑफ एल्गोरिथम किसमें लिखी होती है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इन इंग्लिश। फ्लो चार्ट इज ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। ठीक, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस? इसकी जगह पर पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस भी हो सकता है। व्हेन अ फंक्शन इज कॉल्ड विद आर्गुमेंट नेम्स, या पैरामीटर के नेम्स के साथ फंक्शन कॉल करते हैं, ठीक, तो इसको बोलते हैं कॉल बाय वैल्यू। सपोज हमने एक सम फंक्शन को कॉल किया a, b से, तो ये है कॉल बाय वैल्यू। और अगर कॉल बाय रेफरेंस में करना हो तो हम क्या पास करते? एड्रेस ऑफ a और एड्रेस ऑफ b। ठीक, ये होता, तो ये है कॉल बाय रेफरेंस। अब कॉल बाय वैल्यू से जो आप करोगे काम, वो फंक्शन के अंदर ही वैलिड होगा, वो टेम्परेरी चेंज कहलाएगा, यहाँ लिखा है। और जो हम कॉल बाय रेफरेंस से करेंगे, एड्रेसेस के थ्रू करेंगे, दैट विल बी परमानेंट, राइट, चेंजेस परमानेंट हो जाएंगे। तो यहाँ पर अब अगले डिफरेंस पर आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट डिफरेंस पर, जो है स्ट्रक्चर और यूनियन के बीच में। इन स्ट्रक्चर ईच मेंबर वेरिएबल हैज इट्स ओन मेमोरी स्पेस, इन यूनियन मेमोरी स्पेस इज शेयर्ड अमंग ऑल। एक डिफरेंस और कर सकते हैं, ये स्ट्रक्चर अगर हम इनिशियलाइज करें स्ट्रक्चर वेरिएबल को, तो ऑल द वेरिएबल्स वैल्यूज विल बी इनिशियलाइज्ड साइमल्टेनियसली। इन यूनियन ओनली वन मेंबर वेरिएबल विल बी इनिशियलाइज्ड, वो इसी वजह से क्योंकि मेमोरी शेयर्ड है, राइट। देन एरे और स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है? एरे इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा एलिमेंट्स और उसमें इंडेक्सेस होते हैं, वहीं स्ट्रक्चर इज ए कलेक्शन ऑफ डिसिमिलर डेटा एलिमेंट्स। डिसिमिलर का एक और वर्ड है हेटेरोजीनियस, और सिमिलर का एक और वर्ड है होमोजीनियस। ठीक, स्ट्रक्चर में कोई इंडेक्सिंग नहीं होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस देखिए, मैलॉक और कैलॉक में, ये दोनों डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए फंक्शन है। तो मैलॉक में एक पैरामीटर यूज होता है उसके सिंटेक्स में, साइज, है ना, और डिफॉल्ट इनिशियलाइज्ड वैल्यू क्या होती है? गार्बेज। जो भी मैलॉक जो ब्लॉक एलोकेट करके देगा उसमें गार्बेज होगी अगर आपने कुछ भी नहीं डाला। जबकि कैलॉक में दो पैरामीटर्स होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स और साइज ऑफ ईच एलिमेंट। और अगर हमने कोई भी चीज उस ब्लॉक में नहीं डाली तो जीरो से इनिशियलाइज होगा। सो कैलॉक एक्चुअली में एरे के फॉर्म में ब्लॉक इशू करके देता है और हर एक ब्लॉक के एलिमेंट को जीरो रख देगा पहले से ही, फिर आप उसमें कोई वैल्यू रखेंगे तो जीरो हट जाएगा, वो वैल्यू आ जाएगी। तो इसीलिए मैलॉक इज फास्टर देन कैलॉक, क्योंकि मैलॉक सिर्फ एक ही काम कर रहा है, ब्लॉक इशू करना। कैलॉक दो काम कर रहा है, ब्लॉक इशू भी कर रहा है और उस ब्लॉक के हर एक प्लेस को जीरो से इनिशियलाइज भी कर रहा है। नेक्स्ट देखें, ब्रेक एंड कंटिन्यू। सो ब्रेक टेक्स कंट्रोल आउट ऑफ लूप, और कहाँ कहाँ यूज करते हैं? स्विच में और लूप में, दोनों जगह यूज कर सकते हैं। लेकिन कंटिन्यू क्या है? करंट इटरेशन को स्किप कर देगा और नेक्स्ट इटरेशन को चलाने के लिए लूप को आगे बढ़ा देगा, और ये केवल लूप में यूज होता है। एग्जाम्पल अपने आप से तैयार करिए। इटरेशन और रिकर्शन में क्या डिफरेंस है? इटरेशन किसको यूज करके करते हैं? लूप्स को यूज करके। लूप कौन से हमारे पास है? व्हाइल, फॉर और डू व्हाइल।
और ये कब रुकता है इटरेशन? जब कंडीशन फेल होती है। रिकर्शन में अ फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ अगेन एंड अगेन, और ये रिकर्शन कब रुकता है? जब बेस केस एग्जीक्यूट होता है। ठीक। देन स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन कब होता है? कंपाइल टाइम पर। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कब होता है? रन टाइम पर। स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन के लिए कोई फंक्शन की जरूरत नहीं है, डायनेमिक के लिए जरूरत है मैलोक, कैलोक, रियलॉक और फ्री। एक डिफरेंस और याद रखिए, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन किससे किया जाता है? हीप मेमोरी से, राइट। और स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन स्टैक मेमोरी से, स्टैक से होता है ये। देन नेक्स्ट डिफरेंस पर आइए, फॉर्मल पैरामीटर्स एंड एक्चुअल पैरामीटर। आर्गुमेंट्स या पैरामीटर एक ही बात है। सो फॉर्मल पैरामीटर्स वो होते हैं जो डेफिनेशन के समय दिए जाते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा सम, और यहाँ लिख दें इंट a कॉमा इंट b, तो ये है फॉर्मल पैरामीटर। डेफिनेशन अभी बनानी है हमको। और ये है कॉलिंग के समय। कॉलिंग के समय हम सिर्फ इनके नेम देते हैं, जैसे सम हमने इंट p और इंट q पहले से कर रखा होगा, और ये कॉल कर रहे हैं हम फंक्शन को, तो ये कॉलिंग के समय जो होते हैं वो एक्चुअल पैरामीटर होते हैं, और जो डेफिनेशन के समय होते हैं वो फॉर्मल पैरामीटर होते हैं। ठीक। देन नेक्स्ट देखें टेल रिकर्शन और नॉन टेल रिकर्शन। टेल रिकर्शन में रिकर्सिव कॉल इज द लास्ट ऑपरेशन, आखिरी है और कुछ भी पेंडिंग नहीं है, राइट। लेकिन रिकर्सिव कॉल नॉन टेल में लास्ट ऑपरेशन नहीं है और कम से कम एक ऑपरेशन अभी पेंडिंग है। जैसे यहाँ एग्जांपल में मैंने लिया है फैक्टोरियल कैलकुलेशन वाला, तो n इंटू फैक्ट ऑफ n-1 है फैक्ट के अंदर, तो ये तो है रिकर्सिव कॉल, लेकिन अभी मल्टीप्लीकेशन पेंडिंग है यहाँ पर। जैसे कि अगर हमें निकालना हो फैक्ट 5, तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे 5 इंटू फैक्ट 4, तो जब हमें फैक्ट 4 मिल जाएगा तब हम 5 से मल्टीप्लाई करना बाकी है, तब हमें रिजल्ट मिलेगा, इसीलिए ये होती है नॉन टेल रिकर्शन। देन प्री टेस्ट लूप और पोस्ट टेस्ट लूप में क्या डिफरेंस है? प्री टेस्ट लूप में कंडीशन पहले चेक होगी, और अगर फेल हो गया तो बॉडी एक बार भी नहीं चलेगी, है ना, बिफोर बॉडी एग्जीक्यूशन। तो एग्जांपल क्या है इसका प्री टेस्ट का? फॉर लूप और व्हाइल लूप। ठीक। पोस्ट टेस्ट में कंडीशन इज टेस्टेड आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ लूप बॉडी, इफ कंडीशन फेल्स देन आल्सो लूप विल रन वंस, लूप कम से कम एक बार जरूर चल जाएगा, और इसका एग्जांपल कौन सा लूप है? डू व्हाइल। ठीक। देन साइज ऑफ और strlen में क्या डिफरेंस है? साइज ऑफ हमारा नंबर ऑफ बाइट्स देता है जो डेटा को स्टोर करता है, जबकि strlen सिर्फ स्ट्रिंग हैंडलिंग में यूज होगा, साइज ऑफ किसी में भी यूज हो सकता है। ये नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने स्ट्रिंग में प्रेजेंट हैं वो बताता है। तो अगर हम साइज ऑफ के अंदर हेलो डालें, है ना, साइज ऑफ के अंदर हेलो डालें और strlen के अंदर हेलो डालें, तो भला क्या डिफरेंस आएगा? साइज ऑफ देगा वैल्यू 6 और strlen देगा 5। क्यों देगा? इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं हेलो में? 1 2 3 4 5, इसलिए इसने 5 दिया। लेकिन हम जानते हैं स्ट्रिंग सिर्फ स्ट्रिंग ही स्टोर नहीं होती है, एक चीज और स्टोर होती है, वो होती है /0, है ना, टर्मिनेशन ऑफ स्ट्रिंग। तो साइज ऑफ उसको भी काउंट कर देगा, इसलिए 6 बताएगा। डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल एंड डिफाइनिंग अ वेरिएबल। डिक्लेरेशन में मेमोरी स्पेस रिजर्व नहीं होती है, जबकि डेफिनेशन में मेमोरी स्पेस इज एलोकेटेड टू वेरिएबल। और ये कैसे पता चलता है? एक्सटर्न एक नाम की एक स्टोरेज क्लास है जो इस चीज को डिफरेंशिएट करती है, और एक्सटर्न यूज करने से सिर्फ और सिर्फ डिक्लेरेशन होता है, डेफिनेशन नहीं होता। फिर कुछ प्रोग्राम्स के लॉजिक भी आपको आने चाहिए, जैसे कि बबल सॉर्ट। अब बबल सॉर्ट क्या है? बबल सॉर्ट में हम पेयर वाइज कंपैरिजन करते हैं, है ना, पेयर वाइज कंपैरिजन करते हैं, और लार्जेस्ट एलिमेंट कहां पर स्टोर हो जाता है? आफ्टर फर्स्ट पास जो लार्जेस्ट एलिमेंट है वो लास्ट में स्टोर हो जाता है, अगर हम अपना असेंडिंग ऑर्डर बना रहे हैं। ठीक। लीनियर सर्च में क्या करते हैं? एक एक एलिमेंट को कंपेयर करते रहते हैं, राइट, कंपेयर करते हैं 1 by 1, कंपेयर करते हैं एलिमेंट को। ठीक। स्वैपिंग आपको पता ही है, एक वेरिएबल की वैल्यू 10 है, दूसरे में 20 है, 10 की वैल्यू 20 में, 20 की वैल्यू इधर, तो ये स्वैपिंग हो गई। फिबोनाची की सीरीज मालूम होनी चाहिए आपको, 0 1 1 2 3 5 8 13, है ना, इसका लॉजिक क्लियर होना चाहिए। लीप ईयर का क्या लॉजिक है वो क्लियर होना चाहिए। पैलिंड्रोम क्या है वो क्लियर होना चाहिए, और आर्मस्ट्रॉन्ग क्या है वो क्लियर होना चाहिए। एक बार इनको देख लीजिए। ओके, मैंने सारी चीजें कवर कर ली हैं, सारे प्रोग्राम कवर कर लिए हैं। तो एक बार फिर से इस वीडियो को पूरा का पूरा पीछे तक चला करके फिर से देखिएगा, और अपने आप से 2-2 लाइनें, 3-3 लाइनें, क्योंकि यहाँ पर बोलना है आपको, 2 मिनट 5 मिनट से ज्यादा का वक्त नहीं मिलेगा वहां पर, तो इसीलिए आपको टू द पॉइंट बोलना है, करेक्ट बोलना है, और हमेशा अपने आंसर करने से पहले 1 मिनट सोचिए उसने क्या पूछा है, उसको ध्यान से सुनिए, मन में सोचिए, फिर दीजिए।
बहुत ज्यादा स्पॉन्टेनियस बनने की कोशिश ना करिए। दूसरे को पूछे गए क्वेश्चन का आंसर आप मत करिए, इट विल इरिटेट वाइवा टेकर, राइट फैकल्टी। ओके, टेक केयर, थैंक्स।